नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई कोव सेंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है। इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक ऐसे बायो सेंसर को डेवलप किया है जिसकी सहायता से सलाइवा सैंपल्स में नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। सलाइवा मतलब थूक का सैंपल लेकर नोवल कोरोना वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाएगा। ऐसा बायो सेंसर रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। टेस्ट का रिजल्ट देखो बहुत जल्दी आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर और सलाइवा का थोड़ा सा सैंपल लेने की आवश्यकता होगी, सिर्फ 20 माइक्रोलीटर। ये सेंसर पोर्टेबल होगा, मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी आउट किया जा सकता है। अगर देखो बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें, ये जो बायो सेंसर है ना, ये नोवल कोरोना वायरस के एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, एंटीजन क्या होता है? देखो, वायरस, बैक्टीरिया, इनके ऊपर जो प्रोटीन होता है ना, जैसे ये वायरस है नोवल कोरोना वायरस, इसके ऊपर जो प्रोटीन है इसे जनरली एंटीजन कहा जाता है। और जब ये फॉरेनर सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसी के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जनरेट होते हैं। समझ गए? मतलब वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटीन होता है उसे एंटीजन कहा जाता है। बायोसेंसर्स का अभी के समय में इस्तेमाल होता है टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए, टॉक्सिन मतलब जहर, नार्कोटिक ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इवन इन्फेक्शियस डिजीज का पता लगाने के लिए भी बायोसेंसर रिलायबल टूल हैं। काम कैसे करेंगे ये बायोसेंसर जो रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, ई कोव सेंस? इस डिवाइस में देखो, एक तो कार्बन इलेक्ट्रोड होगा और एक होगा कोरोना वायरस एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी के पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि ये नोवल कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होता है, मतलब एंटीजन, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, उसके साथ चिपक सकता है। तो देखो, जब सैंपल में नोवल कोरोना वायरस का एंटीजन मिल जाएगा, यानी प्रोटीन मिल जाएगा, ये कोरोना वायरस का एंटीबॉडी चिपक जाएगा उस एंटीजन से, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, लाइट जगने लगेगी और पता लग जाएगा कि इस सैंपल में नोवल कोरोना वायरस है, क्योंकि प्रोटीन का पता लग गया जो नोवल कोरोना वायरस के ऊपर होता है। सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी इनफ टेस्टिंग किट्स नहीं है सरकार के पास बड़े स्केल पर टेस्टिंग करने के लिए। रैपिड किट्स का इस्तेमाल किया गया था, इन्हें चाइना से इंपोर्ट किया गया था। रैपिड किट्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ का पता लगाती हैं, लेकिन सिर्फ 30% रैपिड किट्स ही ठीक से काम कर रही थी, बाकी तो रैपिड किट्स फेल हो रही थी। इसलिए ICMR ने बोला कि आप इन रैपिड किट्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अब हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जिसके रिसर्चर्स ने ये बायो सेंसर डेवलप किया है। इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम क्या है? ये इंस्टीट्यूट देखो लाइव स्टॉक से जुड़े इश्यूज़ पर, मैटर्स पर रिसर्च करता है, और ऐसे मैटर्स जो मैनकाइंड यानी मानव सभ्यता के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ई कोव सेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल भारत मार्केट से संबंधित है। देखो, एक ट्रेडर्स की बॉडी है, ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, CAIT। ट्रेडर्स की इस बॉडी के द्वारा जल्द ही एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसका नाम होगा भारत मार्केट। ट्रेडर्स की बॉडी का कहना है कि हम जो ये पोर्टल लॉन्च करेंगे भारत मार्केट, देश के 95% रिटेल ट्रेडर्स यानी शॉपकीपर्स इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और टोटल रिटेलर्स की संख्या होगी 1 करोड़। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई मार्केट प्लेस होगा। इसका फ़ायदा देखो ये होगा, आजकल आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट से जो छोटे दुकानदार हैं उनके बिजनेस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो ये पोर्टल रिटेलर्स को जोड़ेगा सीधा कस्टमर्स से।
इसके लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का भी सहारा लिया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स को अरेंज किया जा सके और सप्लाई चेन्स को भी अच्छे से एफिशिएंटली सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया भारत मार्केट, जो कि लॉन्च किया जाएगा ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। इस पर हमारे देश के 95% रिटेलर्स रजिस्टर करेंगे, ऐसा इनका दावा है। बाकी तो देखो जब ये लॉन्च होगा तब पता लगेगा कितना सफल ये पोर्टल रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल कोरोना किलर 100 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो हमारे देश में कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में बहुत सारी जगहों पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी पर्पजेज हैं ड्रोन के। जैसे ये देखा जा सकता है लोग पर्टिकुलर एरिया में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ड्रोन्स की सहायता से डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे भी किया जा रहा है, मतलब सैनिटेशन भी किया जा रहा है पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को, पर्टिकुलर जगहों को। इसी दिशा में कोरोना किलर 100 काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ये देखो ऑटोमेटेड डिसइंफेक्टिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब ऐसा ड्रोन जो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे कर रहा है। इसको डेवलप किया गया है गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। ये ISO 9001 कंपनी है। बैकग्राउंड की बात करें, ऑलरेडी देखो चंडीगढ़ और वाराणसी में इसे डिप्लॉय किया जा सका है सैनिटेशन के लिए, और 2016 में नीति आयोग के द्वारा टॉप 10 जो सोशियो इकोनॉमिक इनोवेशंस सिलेक्ट की गई थी उनमें से एक था ये ड्रोन। अब नाम दे दिया गया है कोरोना किलर 100। स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें फ्यूल एफिशिएंट मोटर्स लगी हुई हैं जिनकी सहायता से ये ड्रोन एक दिन में 12 घंटे तक काम कर सकता है। इसके अलावा पेटेंटेड ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी है, मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप ऑटो पायलट मोड पर ये ड्रोन काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम भी है। ये कुछ दूसरे स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे 15 से लेकर 20 लीटर तक का सामान उठा सकता है। सामान का मतलब यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट से है, मतलब इतने लीटर डिसइंफेक्टेंट एक बार में ये उठा सकता है कोरोना किलर 100। मैक्सिमम हाइट 450 फीट। इतनी हाइट पर तो देखो सभी जो बिल्डिंग्स हैं उनको ऊपर से डिसैनिटाइज किया जा सकता है, मतलब 450 फीट अच्छी खासी हाइट है। और एक ड्रोन एक दिन में 20 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है। इतना डिटेल में वैसे यूपीएससी पूछती नहीं है कि 12 घंटे चलेगा, कितना सामान उठा सकता है। ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इन पर यूपीएससी ब्रॉड क्वेश्चन पूछती है, किसके द्वारा बनाया गया, पर्पज़ क्या है। देखो मैं आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। जितना बड़ा कोई सरकार इनिशिएटिव लॉन्च करेगी ना, मतलब सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की है धूमधाम से, बड़े स्केल पे वो स्कीम लॉन्च की गई है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, उस इनिशिएटिव के बारे में माइन्यूट डिटेल्स यूपीएससी पूछ सकती है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हाँ भाई डेवलप कर लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, अखबार में न्यूज़ आ गई, हमने करंट अफेयर में पढ़ भी ली, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जाके यूपीएससी पूछेगी एकदम से, हाँ कितने घंटे चलता है, छोटी सी डिस्कवरी थी, ऐसी संभावना कम है। ये मतलब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उतना ही ज़्यादा डेप्थ में यूपीएससी जाती है। लास्ट में सिग्निफिकेंस भी बताई हुई है कोरोना किलर 100 की। एक तो देखो अगर इस ड्रोन के माध्यम से डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे किया जाता है तो सेफ है। दूसरा, बड़ी बड़ी हाइट्स तक सैनिटेशन वर्कर्स का पहुंचना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर इस ड्रोन को डिप्लॉय किया जा सकता है और हाई राइज बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया जा सकता है ऊपर से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियाज़ परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया ने हाल ही में डिप्लोमेट TS त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट किया। सैयद अकबरुद्दीन ये पहले इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस में
विभिन्न देश अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं डिप्लोमेटिक मिशन की सहायता से, जिसे परमानेंट मिशन कहा जाता है। मतलब हर एक देश का वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन है जिसमें डिप्लोमेट्स होते हैं और वो उनके माध्यम से विभिन्न देश अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ को यूएन में कैरी आउट करते हैं। समझ गए? तो देखो, परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस को हेड किया जाता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और ये सैयद अकबरुद्दीन जो हैं ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पर ही थे। यानी यूएन में हमारा जो परमानेंट मिशन था, अभी भी है मतलब था नहीं, उसको ये हेड कर रहे थे। अब रिटायर हो चुके हैं, तो एक नए डिप्लोमेट को अपॉइंट किया गया है सरकार के द्वारा, जिनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस का प्रोविज़न किया गया है वियना कन्वेंशन की आर्टिकल 1 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। यूएन का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है, इस बिल्डिंग में अलग अलग कंट्रीज़ के यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको काम करने के लिए जगह दी जाती है। और वैसे ये यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ना सिर्फ इस ऑफिस में, बल्कि यूएन के जो दूसरे ऑफिसेज हैं जैसे जनेवा में, वियना में, नैरोबी में, यहाँ पर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें, जैसे विभिन्न देशों का परमानेंट कमीशन है यूएन में, हमारा भी परमानेंट कमीशन है, जैसा हमने डिस्कस किया, जिसको हेड किया जा रहा था सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा, अब ये रिटायर हो चुके हैं। हमारा देखो जो परमानेंट कमीशन है, इसमें करंटली 8 इंडियंस हैं सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में, यानी 8 फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं। बाकी नीचे की पोस्ट पर तो काफ़ी सारे और भी लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन 8 जो सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये अंडर सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लेवल की पोस्ट पर हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बोबल के बारे में है। बोबल मतलब बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। क्या कंटेस्ट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है। इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ईस्ट एंजिलिया के रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है मानसून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरे वेदर रिलेटेड फेनोमेनन का पहले से फोरकास्टिंग करने के लिए। बोबल इनिशिएटिव का नाम है। ये इंडिया और यूके का जॉइंट प्रोजेक्ट है। मैंडेट क्या है? मैंडेट ये है, बे ऑफ बंगाल में ओशन की प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करना। ओशनिक प्रॉपर्टीज़ जैसे देखो, बंगाल की खाड़ी में सी का टेम्परेचर कैसा है, सैलिनिटी, इस प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानसून सिस्टम पर, ये रिसर्च किया जा रहा है इस बोबल इनिशिएटिव के तहत, जो इंडिया और यूके का जॉइंट प्रोजेक्ट है। फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारी तरफ से फंड दिया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और यूके की तरफ से नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल के द्वारा। देखो, सिंधु साधना ये एक रिसर्च वेसल है। इस रिसर्च वेसल पर हमारे बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स जाएंगे और यूके से भी रिसर्चर्स आएंगे। बंगाल की खाड़ी में ये रिसर्च वेसल घूमेगा और ऐसे रोबोट्स भी पानी के नीचे भेजे जाएंगे जो डेटा इकट्ठा करके लाएंगे। मकसद वही है जो हमने डिस्कस किया, बंगाल की खाड़ी में सी की प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करना और ये पता लगाना कि क्या इम्पैक्ट होता है ओशनिक प्रॉपर्टीज़ का मानसून सिस्टम के ऊपर। वैसे देखो, बंगाल की खाड़ी में जो ओशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं साउथ एशियन समर मानसून सिस्टम में, और इसी का पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। आरवी सिंधु साधना के बारे में हम डिस्कस करें। रिसर्च वेसल जिस पे रिसर्चर्स बैठे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। इसको CSIR NIU के द्वारा एक्वायर किया गया था 2012 में। काम क्या है? काम तो देखो जैसा ही आपको पता है, रिसर्च वेसल है। ये ओशनोग्राफर्स की मदद करता है ओशंस पर रिसर्च करने में। इसे डिप्लॉय किया जा सकता है ना सिर्फ इंडिया के आसपास सीज में, बल्कि इंडियन ओशन के किसी भी हिस्से में।
समुद्र के नीचे से किसी प्रकार का डेटा इकट्ठा करना हो या फिर समुद्र की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना हो, इन सब कामों में ये जो वेसल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और रिसर्च वेसल जो एनआईओ के द्वारा एक्वायर किया गया था उसका नाम है सिंधु संकल्प। लास्ट में CSIR एनआईओ के बारे में भी आप जान लीजिए। एनआईओ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक। ये ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो स्पेशल ओशनोग्राफिक फीचर्स हैं उनकी स्टडी करना, उन पर साइंटिफिक रिसर्च करना। ओशनोग्राफिक फीचर्स जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सब चीज़ें। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। उस समय CSIR के द्वारा 37 कॉन्स्टिट्यूट लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की गई थी और उनमें से एक था ये इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोवा में। रीजनल सेंटर्स कोची, मुंबई, विजक में हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्चुअल नॉन अलाइंड मूवमेंट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? नॉन अलाइंड मूवमेंट का हाल ही में वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से समिट ऑर्गेनाइज हुआ। अभी देखो, नॉन अलाइंड मूवमेंट की ग्रुपिंग की जो चेयरमैनशिप है वो अजरबैजान के पास है 2019 से लेकर 2022 के बीच। तो अजरबैजान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ। थीम वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। नैम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये देखो, वर्ल्ड के 120 डेवलपिंग नेशंस का फोरम है। नैम की रेलेवेंस पर समय समय पर क्वेश्चन देखो उठाते रहते हैं एक्सपर्ट्स, क्योंकि नैम मूवमेंट कब इमर्ज हुई थी? जब कोल्ड वार चल रहा था USA और USSR के बीच। अब तो देखो कोई कोल्ड वार नहीं चल रहा है फिलहाल। USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1990 में। उसके बाद बहुत से एक्सपर्ट्स ने बोला कि अब ये मूवमेंट कोई काम की नहीं है। तो उसी संदर्भ में डेफिनेशन दी गई है नैम की कि वो देश जो किसी पावर ब्लॉक में नहीं है उस समय, मतलब ना तो जो USA की साइड थे ना ही USSR की साइड थे, काइंड ऑफ न्यूट्रल थे, उन देशों का ये समूह था नॉन अलाइंड मूवमेंट। वैसे देखो, न्यूट्रल नाम के थे। इवन इंडिया पे भी आरोप लगता है कि इंडिया वैसे तो नैम में होने का दावा करता था, लेकिन USSR से हमारी नज़दीकियाँ काफ़ी थीं। 1971 में जब हमारे और USSR के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, फिर तो USA के लोग और भी बोलने लग गए, भैया आप तो बोलते हो कि आप नैम में हो, न्यूट्रल हो, फिर आपने USSR के साथ ऐसी ट्रीटी क्यों साइन की? खैर, नैम की टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है। 1950 में इस मूवमेंट का आइडिया इमर्ज होके आया और 1955 में जब एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई बांडुंग में, तो इस कॉन्फ्रेंस ने कैटलिस्ट का काम किया इस मूवमेंट के इमर्ज होने में। एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ इस मूवमेंट का बेलग्रेड में, जब फाइनली 25 डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर 1961 में ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। UN के बाद देखो, मेंबरशिप के मामले में ये सबसे बड़ा फोरम है, क्योंकि देखो इसमें 120 देश शामिल हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है नैम के द्वारा। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो बातें देखो सिंपल हैं कि सभी देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर, मतलब एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सभी देश आपस में इक्वल होंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे सबका फ़ायदा हो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक ढंग से एक साथ एग्जिस्ट करेंगे वर्ल्ड में। एक देश दूसरे की प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्विक रीजन हम कर लेते हैं। बोबल क्या है बताइए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या बोबल बे ऑफ बंगाल में ओशनिक प्रोसेसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मानसून सिस्टम पर, इसको एग्जामिन करने का प्रोजेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है। उसके बाद भारत मार्केट, ये ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिस पर रिटेल ट्रेडर्स कई सारे टेक्नोलॉजीज पार्टनर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और अपना सामान बेचेंगे। जी हाँ, ये भी सही है। RV सिंधु साधना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। आज सारे ठीक आ रहे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वोक फ्री फाउंडेशन।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हमने आज नहीं डिस्कस किया, 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था हम। लेकिन बताइए आप, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वोक फ्री फाउंडेशन, सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और सबसे लास्ट में इकोवसेंस, ये एक पोर्टेबल बायोसेंसर है जिसका काम है ह्यूमन सलाइवा में नोवल कोरोना वायरस के एंटीजेंस को यानी प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।